Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपका जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का पेपर है उसकी यूनिट 1 को, यानी कि BEGLA 137 का जो पेपर है उसकी यूनिट 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक सेशन के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इग्नू में हैं और ये वाला पेपर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए BEGLA 137 की यूनिट 1 और आने वाले टाइम में हम इसी पेपर के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और जो यूनिट्स इसकी इंपॉर्टेंट हैं उन यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो क्या है। यूनिट 1 का नाम है लिटरल वर्सेस मेटामॉर्फिकल मीनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिटरल मीनिंग और उसका मेटाफोरिकल जो मीनिंग होता है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो आप यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आप देखेंगे लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या डिफरेंस होता है, लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल जो मीनिंग्स होते हैं वो किस किस तरीके से हम मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सारा मैं आपको इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में बताने वाली हूँ। सो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यूनिट है ये किस चीज़ पे फोकस करती है। तो ये फोकस करती है ऑन एक्सप्लोरिंग द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि इस यूनिट के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि लैंग्वेज और लिटरेचर के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है, इस यूनिट का एम क्या है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लैंग्वेज लिटरेचर से रिलेट करती है, कैसे लिटरेरी जो लैंग्वेज होती है वो एवरीडे लैंग्वेज से अलग होती है, साथ ही साथ क्या रोल होता है कॉन्टेक्स्ट का। जैसे जैसे हम जो पोएम्स पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल है। और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे लिटरल और एक्सटेंडेड मीनिंग के बीच में। सो बाय द एंड ऑफ द यूनिट यू शुड बी एबल टू, जैसे ही यूनिट आप पढ़ के ख़त्म करेंगे तो उसके बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे रिलेशनशिप लैंग्वेज और लिटरेचर का, आप लिटरल और एक्सटेंडेड मीनिंग्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे, साथ ही साथ आप एक्सटेंडेड मीनिंग कैसे राइटिंग में इफेक्टिवली काम करते हैं आप ये जानेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे जो है ये जो कोर्स है ये हेल्प करता है ये समझने में हाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर कनेक्टेड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये हमें क्या समझने में हेल्प करता है कि कैसे लैंग्वेज और लिटरेचर एक दूसरे से कनेक्टेड है। द मेन फोकस इज टू लर्न, क्या हमें लर्न करना है, क्या हमें समझना है, हाउ राइटर्स एंड स्पीकर्स यूज वर्ड्स क्रिएटिवली इन डिफरेंट सिचुएशन टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। तो हम क्या देखते हैं, जब भी कोई राइटर होता है, कोई स्पीकर होता है, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है जो उसकी पोयम में, उसकी कहानी में एक अलग स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम यही सीखेंगे कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। सो बिफोर डाइविंग इनटू हाउ वर्ड्स कैन हैव मेनी मीनिंग्स एंड बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, वी फर्स्ट नीड टू एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज वर्क्स। तो सबसे पहले अगर हमें ये जानना है कि कैसे जो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, कैसे हम एक वर्ड को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, उससे पहले हमें क्या एक्सप्लोर करना है कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। यहाँ पे हम स्पोकन और रिटन दोनों लैंग्वेजेस की बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। In simple terms, language creativity means using the full potential of language to communicate in new and interesting ways. तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो लैंग्वेज क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है। लैंग्वेज क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि कैसे हम फुल पोटेंशियल के साथ, जो भी लैंग्वेज है बात करने के लिए, कैसे हम फुल पोटेंशियल के साथ एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनमें जो लैंग्वेज है उसका रोल जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह वो काम करती है। इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड रियलिटी, ये हमारी मदद करती है रियलिटी को समझने में, सच्चाई को समझने में। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड ट्री इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं बात करूं ट्री वर्ड की,
तो ट्री वर्ड क्या है? ट्री वर्ड एक तरीके से हम कह सकते हैं साउंड्स का कलेक्शन है दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल ट्री इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं कहूँ ट्री, तो ट्री क्या है? एक साउंड है बस, अगर मैं देखूँ तो, बट रियल वर्ल्ड में तो उसका मीनिंग है ना, एक असली ट्री की हम बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी कनेक्ट द वर्ड ट्री विद द रियल ऑब्जेक्ट इट गिव्स द वर्ड मीनिंग। सो लैंग्वेज इज यूज्ड इन मेनी वेज। अब हम लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं? तो देयर आर सो मेनी वेज, लाइक फॉर चैटिंग, बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस, एडवर्टाइजिंग, इन लिटरेचर। ठीक है, देर आर न्यूमरस वेज जब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो इफ वी डिवाइड लैंग्वेज इनटू टू कैटेगरीज, सो नाउ लेट्स डिवाइड लैंग्वेज इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी आपकी क्या है? नॉन लिटरली लैंग्वेज, यानी कि जो ऑर्डिनरी भाषा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एंड दूसरी है आपकी लिटरेरी लैंग्वेज, यानी कि जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, लिखने में, राइटर्स कहानियों में, पोएम्स में यूज करते हैं। सो नॉन लिटरेरी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एवरीडे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। नॉन लिटरेली को हम कहाँ यूज करते हैं समझिए। नॉन लिटरेली समझ रहे हो ना, जो लिखने के लिए यूज ना हो, बोलने के लिए यूज हो। सो नॉन लिटरेरी लैंग्वेज इज यूज फॉर एवरीडे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज लाइक मीटिंग समवन। जब हम किसी से मिलते हैं, हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, और हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं, तो इट इज अ नॉन लिटरेरी लैंग्वेज। और लिटरेरी जो लैंग्वेज है इज नॉट अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस, इट इज मोर क्रिएटिव। वो क्या होती है? उससे ज्यादा क्रिएटिव होती है, और वो डेली लाइफ के इवेंट्स पे फोकस नहीं करती। सो इट कैन बी सीन एज अ हिस्टोरिकल बिकॉज इट डज नॉट डील विद रियल टाइम एक्टिविटीज। तो सिंपल सी बात यही है कि वो रियल टाइम एक्टिविटीज से डील नहीं करती है। लिटरेरी लैंग्वेज ऑफन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज टू क्रिएट ब्यूटी एंड प्लेजर। ओके, सो लिटरेरी जो लैंग्वेज है वो क्या करती है? वो चेंज करती है, बदलती है। क्या बदलती है? स्ट्रक्चर। किसका? ऑर्डिनरी लैंग्वेज का, डेली बोले जाने वाली भाषा का स्ट्रक्चर बदलती है। क्यों बदलती है? ताकि ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा ब्यूटी और ज्यादा प्लेजर आ सके। राइटर्स में चेंज हाउ दे यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट डीपर मीनिंग्स एंड इमोशंस। तो हम क्या देखते हैं कि जो राइटर्स हैं वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं ताकि वो डीप मीनिंग्स हमें बता सकें, डीप इमोशंस, सेंस ऑफ जॉय, ठीक है, हमारे अंदर ला सकें। वो फ्रेजेस का यूज करते हैं, मेटाफर्स का यूज करते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं रेगुलर लैंग्वेज की, वो कैसी होती है? इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। मीनिंग्स उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग होते हैं। लाइक अगर मैंने बोला कि जैसे हिंदी में हम समझ सकते हैं कि वह उदास है, तो सिंपल सी बात है कि वो उदास है ना। मैं कहूँ कि शाम ढल रही है उसके चेहरे पे, तो ये क्या बन जाएगा? एक तरीके का मेटाफर बन जाएगा कि ढल रहा है उसका चेहरा, मीन्स कि वो उदास है ना। तो यहाँ पे हमने लिटरेरी तरीके से उसको बोल दिया है। सो यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक रेगुलर लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है टू क्रिएट अ न्यू और डीपर मीनिंग। और यहीं से हम देख सकते हैं कि एक डीप मीनिंग निकल के आता है। किसी को हम कहते हैं कि वो उदास है, तो किस लेवल पे उदास है आप नहीं समझ सकते, बट अगर हम ये कहते हैं कि उसका चेहरा ढल गया था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, कुछ ऐसी कहानी सी अगर हम बना देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? उसको और ज़्यादा बेटर वे में इमेजिन कर पाते हैं। तो लिटरेरी लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है, जो मतलब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको हम डीपली समझ सकें, इसलिए लिटरेरी लैंग्वेज हमारे काम की है। Finally, language works into two main ways, spoken or written. So we speak to communicate daily and we use writing for things like reading, writing and official communication. So ये basic सी बात है। देखो, दो मेन वेज हैं जिससे कि हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। पहला स्पोकन जो हम बोलते हैं, एंड दूसरा रिटन जो हम लिखते हैं। सो स्पोकन में आपका क्या आता है? जो हम डेली बोलते हैं, है ना। और राइटिंग में जो आप अब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारा आपका रीडिंग में आएगा। कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो आपका किस में आएगा? रिटन में ही आता है। अब हम यहाँ पे आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका लिटरेरी वर्सेस मेटामॉर्फिकल मीनिंग। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आई होप कि आपने ऊपर के दो टॉपिक्स काफी अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। सो इन इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। सो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश भाषा की, या मैं किसी भी भाषा की बात करूं, तो एक चीज निकल कर सामने आती है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। सो द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड इट्स लिटरल मीनिंग। तो किसी भी वर्ड का
जो उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका लिटरल मीनिंग। ओके, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं बोलूं कि जो डॉग है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है, सो द वर्ड डॉग इज यूज लिटरली टू रेफर टू द एनिमल। तो यहाँ पे डॉग का यूज हमने किसको रेफर करने के लिए किया है, हमने रेफर करने के लिए किया है एनिमल के लिए। बट इफ वी कॉल अ पर्सन अ डॉग, अगर हम किसी पर्सन को डॉग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, क्या वो कुत्ता है, नो, इट मीन्स दे आर बैड, दे आर बैड और वर्थलेस। वी आर यूजिंग द वर्ड इन डिफरेंट वे, हमने यहाँ पर उस वर्ड का मीनिंग जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। सो यहाँ से आप समझ सकते हो एक्सटेंडेड मीनिंग्स को, कि मीनिंग्स कैसे एक्सटेंड होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर जो वर्ड डॉग है वो एनिमल के लिए यूज हुआ है। बट अगर मैं किसी इंसान को कह देती हूँ लाइक ही इज अ डॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने उस इंसान को बैड कहा है, उस इंसान को मैंने वर्थलेस कहा है। सिमिलरली द वर्ब bark is used literally in the sentence bark, ठीक है, the dog always barks at the postman, हमें पता है कि जो कुत्ता है वो पोस्टमैन पे भौंक रहा है, ये सिंपल सी बात है कि पोस्टमैन जा रहा था, कुत्ता पीछे से उस पे भौंक रहा था। बट अगर मैं किसी से कहूँ डोंट बार्क लाइक दैट हरी, यानी कि यहाँ पे हम बार्क को रेफर करें कि प्लीज इस तरीके से लाउड शार्प साउंड मत निकालो जैसी कि बार्क में होती है, इसलिए हमने उसको बोला, ना कि वो भौंक रहा है रियल में। So this process of using a word in a different way is called a metaphor. Okay guys, तो आप लोग metaphor समझ गए होंगे आई होप। क्या ये प्रोसेस जहां पर हम किसी वर्ड को एक डिफरेंट तरीके से समझते हैं वो कहलाता है आपका मेटाफर। सो मेटाफर क्या है, मेटाफर में हम कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से by describing it in a way that helps explain और visualize it better। इस तरीके से यूज करते हैं कि सुनने वाला उसको इमेजिन अच्छे तरीके से कर सके, अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब यहाँ पर हम करते हैं। एक बात मैं बता देती हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो कुछ नहीं, आपको बस सिंपल गूगल पे लिखना है आपका पेपर कोड BEGLA 137 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब आप ये लिखेंगे और आगे लिख देंगे हमारी वेबसाइट का नाम, क्या है वो, हिंदुस्तान नॉलेज, और जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आपको BEGLA 137 का आर्टिकल मिलेगा। जब आप आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ्स, जो मेरे पुराने वाले वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल पे हैं, उनके पीडीएफ भी मैं वहाँ पे अपलोड करवा दूंगी। उसके अलावा ये वाला पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड करवा दूंगी, वहाँ से जाके आप सारे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर किसी को डाउनलोड करने में कोई इशू आएगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। चलिए तो अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस यू शुड कॉम योर हेयर मोर ऑफन, तुम्हें ज्यादातर अपने बालों को कंघी करना चाहिए। द वर्ड कॉम इज यूज लिटरली, जो उसका मतलब है वही है। हाउएवर इन द सेंटेंस द पुलिस कॉम्ड द फॉरेस्ट फॉर द मिसिंग बॉय, क्या है सेंटेंस, द पुलिस कॉम द फॉरेस्ट फॉर द मिसिंग बॉय। तो क्या यहाँ पर पुलिस ने जंगल में कंघा कर दिया, कंघी कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने कॉम्ब को यूज किया है मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली यानी कि पुलिस ने थोरोली सर्च करा है, पुलिस ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया उसको ढूंढने के लिए पूरे जंगल में। सो जस्ट अ कॉम्ब गोज थ्रू हेयर टू टाइडी इट, द पुलिस कॉम्ब द फॉरेस्ट बाय सर्चिंग इट केयरफुली। सो दिस मेटाफर हेल्प्स मेक द आइडिया क्लियरर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आइडिया है वो बिल्कुल हमारे लिए क्लियर हो गया है एंड मोर विविड फॉर द रीडर और द लिसनर। तो जो रीडर लिसनर है वो अच्छे समझ पाएगा एज दे कैन पिक्चर द थोरोनेस ऑफ द सर्च। ठीक है, सो बहुत ही देखो सिंपल सी बात है, एक ही बात के दो मतलब हो सकते हैं, वो ही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आपका एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग, जिसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। सो वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज विद देयर मीनिंग्स एक्सपेंडिंग बियॉन्ड देयर ओरिजिनल सेंस। तो अंग्रेजी भाषा में जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया जा सकता है। आप सभी को जो है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट समझना होगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, जैसे कि आपका क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं।
तो कैसे हम किसी बात को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में चेंज कर सकते हैं उसे समझेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है। समटाइम्स अ वर्ड दैट नॉर्मली डिस्क्राइब समथिंग वी कैन सी और टच। कभी कभी एक ऐसा वर्ड होता है जो एक ऐसी वस्तु को डिस्क्राइब करता है जिस वस्तु को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तु को वो डिस्क्राइब करता है, लेकिन बाद में वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे कि अब आप यहाँ पे समझेंगे, लाइक अगर मैं कहूँ हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी, यानी कि इतिहास का जो उसका ज्ञान है, इतिहास का जो ज्ञान है उसके पास, उसमें जंग लगती जा रही है। तो क्या उसके ज्ञान में जंग लग रही है? नहीं ना। तो देखो यहाँ पर नॉलेज जो है, जो रस्टी वर्ड है, ज़्यादातर हम किसके लिए यूज़ करेंगे? आयरन के लिए यूज़ करेंगे ना, लोहे की चीज़ों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है उस चीज़ के लिए कि वो यूज़ नहीं करता अपनी नॉलेज को। सो व्हेन वी से समवन नॉलेज इज रस्टी वी मीन दे हैव फॉरगॉटन थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ों को भूल चुके हैं, बिकॉज दे हैव नॉट यूज्ड दैट नॉलेज इन अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करा, तो उनके ज्ञान में जंग लग गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रस्टी जो वर्ड है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रहा है, बट यहाँ पर हमने उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ यूज कर दिया, नॉलेज के साथ यूज कर दिया। देन हम चेंज करते हैं लिविंग से नॉन लिविंग में या नॉन लिविंग से लिविंग में। सो समटाइम्स वी डिस्क्राइब नॉन लिविंग थिंग्स एज इफ दे वर लिविंग क्रिएचर। कभी कभी हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो लिविंग हो। जैसे कि इसमें आपका क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा कि ह्यूमन और एनिमल्स को, जैसे हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैव स्टॉप्ड, क्या घड़ी के हाथ हैं, माउथ ऑफ द केव इज ब्लॉक्ड, द पेंसिल स्क्रीच्ड। तो ये सारी जो साउंड्स होती हैं ये ह्यूमन या एनिमल की क्वालिटीज़ के यूज़ होती हैं, बट यहाँ पर हमने इनको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ कर दिया है। और ऐसा अपोजिट भी हो सकता है, लाइक ही इज़ अ क्रूक्ड पर्सन। अगर मैं किसी को बोलूँ ही इज़ अ क्रूक्ड पर्सन, तो नॉर्मली क्रूक्ड डिस्क्राइब समथिंग बैंड और नॉट स्ट्रेट। क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मुड़ी हुई हो, सीधी ना हो, उसके लिए लाइक अ स्टिक। बट अगर मैं किसी पर्सन को कहूँ तो यानी कि वो क्या है, डिसऑनेस्ट है। सो गाइज देखो, ये सारा जो मटीरियल है मैंने आपकी बुक की ही यूनिट 1 से लिया है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जाकर अपनी बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक से पढ़ने की, यहाँ से ही पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे चलेंगे हम एनिमल टू ह्यूमन एंड वाइस वर्सा। एनिमल से ह्यूमन में भी ज़्यादा, लाइक अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये ना वो है, कैमेलियन है। कैमेलियन वो होता है ना जो अपने रंग बदलता है, उसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इन सम केसेस एनिमल क्वालिटीज आर यूज टू डिस्क्राइब, एनिमल की क्वालिटी को हम इंसान के लिए यूज़ कर देते हैं। लाइक किसी को मैं बोलूँ कि वो कैमेलियन है, तो कैमेलियन एक ऐसा लिजर्ड होता है जो चेंज करता है अपना कलर ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ बेंड हो सके। सो व्हेन वी कॉल समवन अ कैमेलियन वी मीन दे चेंज देयर बिहेवियर और ओपिनियन। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वो अलग अलग सिचुएशन के साथ वो बदल जाते हैं, जस्ट लाइक अ लिजर्ड चेंजेस इट्स कलर। तो जैसे वो जो है कैमेलियन अपना रंग बदलता है, वैसे ही वो लोग अपना रंग बदलते हैं, जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं कि लोग अपना रंग बहुत जल्दी बदल लेते हैं। अब हम चलेंगे अगले वर्ड पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि लोग अपना रंग बदल लेते हैं, तो क्या ये बात आप देख सकते हो कि ये जो बात है ना एक तरीके का मेटाफर ही है, ये लिटरल मीनिंग में हम इसको यूज़ नहीं कर रहे ना। लिटरल मीनिंग इसका क्या, लिटरल मीनिंग में थोड़ी होता है कि वो अपने ऊपर पेंट लगा के घूमते हैं अलग अलग कलर की। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वर्ड्स को हम मेटामॉर्फिकली यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं भी आपको ऊपर भी समझा रही थी। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या है। समटाइम्स वर्ड्स रिलेटेड टू वन ऑफ आवर सेंसेस, अगर वर्ड्स हमारी सेंसेस से यूज होते हैं तो द लैंग्वेज ऑफ द आईज, आंखों की भाषा, द स्पीच ऑफ द डार्क आईज, डार्क आंखों की भाषा। तो नॉर्मली आईज का यूज होता है देखने के लिए, ना कि स्पीकिंग के लिए। पर अगर मैं यहाँ पे उसको ऐसे यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या करा है, उसके मीनिंग जो है सेंसरी परसेप्शन से उसको क्या कर दिया है, मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग में ही आता है ये।
एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन आप कर सकते हैं, लाइक राइटर्स ऑफन टेक वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ग्रैंड और इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड यूज देम फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट, दिस कैन मेक समथिंग साउंड मोर इंपॉर्टेंट। जो राइटर्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करते हैं, छोटे वर्ड को नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक आइसक्रीम, तो मतलब वही है, बट राइटर जो होगा वो क्या यूज करेगा, यहाँ पे एडोर वर्ड का यूज करेगा। तो नॉर्मली जो एडोर है इसका मतलब होता है टू लव समवन डीपली, ऑलमोस्ट लाइक वर्शिपिंग देम, कैसे जैसे हम उसकी पूजा कर रहे हो। बट हेयर यहाँ पर इसका यूज किया गया है एक लाइट हार्टेड वे में, टू शो दैट द स्पीकर रियली लाइक्स आइसक्रीम, ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं मीनिंग को बाय मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से मीनिंग कई तरीकों से एक्सटेंड होते हैं, बाय मैग्निफिकेशन और बाय सेंसरी परसेप्शन, और ह्यूमन से एनिमल्स में, एनिमल से ह्यूमन में, लिविंग से नॉन लिविंग में, और आप कह सकते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में, लिविंग से नॉन लिविंग में आपका पर्सोनिफिकेशन जिसको हम कहते हैं वो होता है। अब यहाँ पे गाइज मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ, देखो एग्जाम में भी ना आपका पैसेज आता है, तो ये ना एक पूरा पैसेज हमने दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको क्या करना होता है, देखो पढ़ना होता है, फिर उसमें से जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनके आंसर करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन रिलेटेड टू द पीकॉक इन द पैसेज। तो पैसेज के अंदर आपको बताना है कि कैसे 2 तरीके से जो पीकॉक है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, एनिमल से उसको मतलब एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है। तो जैसे कि पहले हम कह सकते हैं, उसमें एक लाइन दे रखी है, द पीकॉक बिजीली कैप्ट पेस विद अस। तो यहाँ पे बिजी वर्ड यूज किया गया है, और बिजी नॉर्मली जो है पर्सन के लिए यूज होता है पर एनिमल के लिए नहीं होता। बिजी एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि पीकॉक के लिए यूज की गई है। तो यहाँ पर पीकॉक का क्या हो रखा है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर पीकॉक का हो रखा है। दूसरा है, व्हेन अ शावर ऑफ वाटर डिसेंडेड द पीकॉक फैंड आउट इट्स टेल पैराडाइंग इट्स कलर। ठीक है, पैराडिंग इट्स कलर। तो यहाँ पे जो पैराडिंग इट्स कलर है विच इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, ये पीकॉक के लिए यूज की गई है। फिर उसके बाद आ जाएगा परेड के लिए। ठीक है, परेड वर्ड था वो, परेड से रिलेटेड है। फिर हम चलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवेंस इन द पैसेज। तो हेवेंस का मतलब है रेफर्स टू द स्काई और डिवाइन सोर्स अबव। ठीक है, क्या मतलब है, जो स्काई है एक ऐसी चीज जो डिवाइन है, हेवन, उसके लिए ये यूज किया गया है। फिर एक क्वेश्चन है, गिव अ सिंपलर वर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेड। तो ट्रांसपोर्टेड के लिए एक वर्ड है यहाँ पे कैरिड। सो द ट्रांसफर हेयर इज द एक्ट ऑफ कैरिंग वाटर फ्रॉम द टैप इन द बैकयार्ड। तो यहाँ पे जो है पानी को कैरी करके ले जा रहे थे। जब आप उसको पढ़ोगे ना पैसेज को तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप जो है अपने PDF को डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से हमारी वेबसाइट से, हिंदुस्तान नॉलेज से। उसके बाद जो है आप लोग उसको रीड करेंगे, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। देन लास्ट में आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और इसके तीनों क्वेश्चंस को समझेंगे। इस तरीके से आपकी जो है यूनिट 1 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि आगे के जो यूनिट्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, आप उनको एकदम आसान भाषा में हमारे साथ समझ सको। डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेगा जो कि है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, और हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी न्यू अपडेट आएगी, चाहे वो रिजल्ट हो, एग्जाम फॉर्म हो, डेट शीट हो, असाइनमेंट हो, इग्नू से रिलेटेड जो भी आपके अपडेट्स होते हैं वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि देखो, इग्नू की यूनिवर्सिटी से तो आपको कोई मैसेज आने वाला है नहीं कि आकर अपने असाइनमेंट जमा करो, आकर अपना एग्जाम फॉर्म भरो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको जो है हर चीज़ के लिए किस पे डिपेंड रहना है, यूट्यूब पे। और आप लोग चाहें तो अपने काम को आसान करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके भी बता सकते हो अगर चाहो तो।